पढ़ा था इसके बारे में चर्चा करते हैं। सर लेक्चर नंबर 9 रहने वाला है और कल आपने हमें पूरा का पूरा फिनिश कर दिया था ठोसों और द्रवों की, ठोसों एवं गैसों की द्रवों में विलेयता आखिर क्या होती है। प्यारे बच्चों, आपने कल विलेयता के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमें समझा दिया था। आज की क्लास में हम क्या समझने वाले हैं, आज क्लास में पढ़ने वाले हेनरी का नियम और हेनरी के नियम से संबंधित सवाल भी करने वाले हैं प्यारे बच्चों। ओके सर, लाइव स्टार्ट नहीं हो रहा है, फिर से लाइव में जाइए, स्टार्ट कीजिए। ओके क्या मेरी आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? एक बार कमेंट कर दीजिए, क्लास नहीं चालू हो रहा है क्या? बोलिए, क्लास मेरी आवाज आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूं नहीं दिखाई दे रहा हूं? हेलो, हाय, चल तो रहा है वीडियो, एक बार देखिए, चेक कीजिए एक बार। क्लास यहां चालू है बच्चों, बट ट्राई करो, क्या दिक्कत आ रहा है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं आपको? यस सर या नो सर बोल दो पहले, मैं दिखाई दे रहा हूं आपको? नहीं चल रहा यार। हाँ ओके, क्या चर्चा करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं हेनरी के नियम की। ओके ठीक है, हेनरी के नियम, सॉरी, हेनरी के नियम की चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों। और हेनरी का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है प्यारे बच्चों कि ये कई सारी जगह आपसे पूछा जाता है। हेनरी का नियम इसलिए इंपॉर्टेंट भी रहता है क्योंकि आपसे पूछा भी जाता है पेपर में, ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में दिखता है और 5 नंबर के क्वेश्चन में भी दिखाई देता है आपको प्यारे बच्चों। ओके 2 नंबर और 5 नंबर दोनों के क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देता है प्यारे बच्चों। ओके ओके तो फिर हेनरी के नियम की बात करते हैं, आखिर हेनरी जी ने किसकी बात की? कल यहीं पर चर्चा मैंने समाप्त की थी आपके पास। कल हमने आपसे क्या चर्चा की थी सर? आपने हमसे चर्चा की थी कि जो आपने कहा था गैसों की द्रव में जो विलेयता होती है उस पर जो दाब का प्रभाव होता है, जो प्रेशर का इफेक्ट होता है, उसके लिए हेनरी जी ने एक नियम बनाया था। सर 1903 ईस्वी में आए और उन्होंने एक नियम दिया। किसके लिए नियम दिया सर? गैसों की जो द्रव में विलेयता होती है ना, उस पर दाब का, प्रेशर का क्या प्रभाव होता है। वैसे हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है प्यारे बच्चों। यहां हम लोगों ने कल चर्चा की थी और इसी के आगे आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ओके, आओ तो क्या बात करने वाले हैं? सन 1803 ईस्वी में, सन 1803 ईस्वी में वैज्ञानिक हेनरी ने एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर सही से पढ़ाइए, खाना खाने जाना है, खाना खाने चलना है जल्दी सर। अच्छा ओ ओ अच्छा अच्छा, नाम अब पढ़ा मैंने। जिनका भी क्लास नहीं चल रहा है वो कृपया करके ऐप को क्लोज करें, दोबारा ऐप को ओपन करें, फिर से क्लास ऑन करें। ओके समझ गए? आओ सर, 1803 ईस्वी में वैज्ञानिक हेनरी ने गैसों की द्रव में विलेयता को, या गैसों की द्रवों में विलेयता को, द्रव में विलेयता, क्या कहा मैंने? गैसों की द्रव, मैंने कुछ नहीं कहा भैया, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, वैज्ञानिक हेनरी जी कह रहे हैं। वैज्ञानिक हेनरी जी क्या कह रहे हैं कि 1803 ईस्वी में आए और हेनरी जी ने क्या किया? गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव के बारे में
अध्ययन कर बताया कि, मतलब क्या किया, आ गए और गैसों की जो द्रव में विलेयता होती है उस पर प्रेशर का कैसा इफेक्ट पड़ता है, किस तरह आखिर गैसों की द्रव में विलेयता पर प्रेशर किस तरह इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है, इसके बारे में अच्छे रूप से वो समझाने वाले हैं प्यारे बच्चों। कैसे समझाने वाले हैं, क्या बताया उन्होंने, इसकी चर्चा हम लोग आपसे करते हैं। क्या बताया जरा समझिए, क्या बताया समझिए जरा। ठीक, हेनरी जी महान है, इतना कुछ बोले। हाँ हाँ बढ़िया, चलिए आओ। क्या बोले, स्थिर ताप पर, सबसे पहले यही बोले, क्या बोले, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता। अब विलेयता को क्या कहेंगे, यहां सबसे बड़ी बात यह है, आपकी जो बिहार की बुक है, जो इसे भारतीय भवन बुक कहते हैं, वहां से थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है। मैं उस डिस्क्राइब को थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको बताने वाला हूं, थोड़ा डिस्क्राइब को थोड़ा शॉर्ट करने वाला हूं, जरा ध्यान समझिएगा। थोड़ा सा एक लाइन को मैं, एक वर्ड को हटाने वाला हूं। क्यों हटाने वाला हूं, क्योंकि जो एग्जैक्ट डिफिनीशन होती है मैं आपको एग्जैक्ट तरीके से समझाने वाला हूं वो कैसे होती है प्यारे बच्चों। तो क्या कहा, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता विलायक या विलयन की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यह समानुपाती होती है, दाब के समानुपाती होती है। कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है क्या आज, क्या कहते हो बच्चों, पता ही क्या है कि आज कुछ ज्यादा ही, मतलब कि ऐसा ज्यादा हॉट हो गया हूं क्या मैं। भाई आर यू लेट यू सर, समथिंग प्रॉब्लम नेटवर्क एरर, समथिंग प्रॉब्लम नेटवर्क एरर। क्या आज मजाक के मूड में लग रहे हो क्या सब के सब, हाँ क्या मजाक के मूड में हो क्या आज, हाँ पूरी क्लास मजाक ही करनी है क्या। बोल दिया है क्लास नहीं चल रही है, ऐप को बंद कर दो, दोबारा ऐप को ओपन करो, क्लास ओपन करो, चल जाएगी। क्या तुम भी लोग, क्या बच्चे, छोटे बच्चे हो क्या, हाँ क्या बोलती बच्चा बाड़ी, क्या फंस रही है, क्लास रुक रही है। सर नहीं चल, अच्छा सही चल रहा है क्या, अच्छा सर जी वीडियो चला है, कहाँ चल के चला गया। चलो, तो क्या कहा उन्होंने, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता। अब बात आती है दिमाग में ये कि सर विलेयता को यहां पर रिप्रेजेंट किससे करेंगे। सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर विलेयता को रिप्रेजेंट किससे करना है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल यही रहने वाला है। तो जो यहां पर विलेयता को रिप्रेजेंट किया जाता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले जान लो कि कहा गया स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है वो विलायक या विलयन के सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होता है। अब आंशिक दाब कौन डालेगा, सबसे बड़ा सवाल ये आता है। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर आंशिक दाब कौन डालेगा। तो गैस डालेगी, क्योंकि गैस दबाव डालेगी, तो गैस पर ही आप दबाव डालोगे। तो जो गैस होगी वो पात्र की दीवारों पर भी दाब डालेगी। तो यही बोला गया विलायक या विलयन, मतलब विलायक भी हो सकता है और विलयन बनने के पश्चात भी उस पर दाब लग सकता है। तो उन्होंने कहा जो गैस दाब लगाएगी उसी दाब के समानुपाती होगा। तो मैंने कहा अगर गैस है तो गैस घुल रही है तो गैस हमारी बी होगी, तो जो उसका दाब होगा प्यारे बच्चों वो पी भी होगा।
क्या होगा? पीबी होगा। क्या होगा? पीबी होगा। तो मैंने कहा जो गैस है उसका दाब क्या हो गया? पीबी हो गया। पीबी क्या है? गैस का आंशिक दाब है। अभी सबके बारे में चर्चा करूंगा। तो गैस का आंशिक दाब क्या हो गया? पीबी हो गया। वो किसके समानुपाती है? विलेयता के समानुपाती है। अब यहां विलेयता को, सॉल्युबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करोगे? तो सुनो जा, यहां सॉल्युबिलिटी को चाइबी से रिप्रेजेंट करेंगे। किसके? चाइबी से। चाइबी से, ठीक है? किससे रिप्रेजेंट करेंगे? चाइबी से रिप्रेजेंट करेंगे। समझे? ठीक है? तो पीबी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाइबी होगा। चाइबी क्या है? यहां चाइबी हमारी विलेयता बता रही है, सॉल्युबिलिटी बता रही है। तो यहां जो विलेयता को रिप्रेजेंट किया गया है प्यारे बच्चों, वो हमारा चाइबी से रिप्रेजेंट किया गया है। अब आप जानते हो, क्या जानते हो सर? ये कांस्टेंट जब हटेगा, ये जो समानुपाती जब हटेगा, तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा जिसे के बोलेंगे। जब समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो यहां एक कांस्टेंट के आएगा, मगर ये हेनरी जी ने दिया, इसलिए जो कांस्टेंट आता है वो के एच आता है। के ऑफ एच। के ऑफ एच का मतलब हेनरी नियतांक। ये के एच क्या है? हेनरी नियतांक है। और इनटू क्या आएगा? आप कहोगे इनटू आएगा चाइबी। यही आपका फार्मूला बनके तैयार हो जाएगा प्यारे बच्चों। यही हमारा फार्मूला बनके तैयार हो जाएगा। क्या यहां तक की बात समझ में आई? क्या बोलो? क्लियर है? क्लियर है ना? मैंने कहा कि जो पीबी है वो गैस का आंशिक दाब है। क्लास चल रहा है ना बच्चों? भाई ये बता दो कंटिन्यू है? जिसका नहीं चल रहा है क्लास, ठीक है, जिसका भी क्लास नहीं चल रहा है ना, वो एक बार एप्लीकेशन ऑफ कर दो, एप्लीकेशन से हट जाओ, ठीक है? उसके बाद एप्लीकेशन दोबारा ऑन करो, उसके बाद लाइव पर जाओ और लाइव क्लास करो, ठीक है? चल जाएगा, ठीक है? ओके। तो मैंने क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? तो स्थिर ताप पर, मतलब टेम्परेचर स्थिर रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर स्थिर रहेगा तो गैस की जो द्रव में विलेयता होती है, मतलब यहां पर विलेयता को मोल प्रभाव से लिखा गया है, जो विलेयता होती है वो विलायक या विलयन की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होता है। तो हमने कहा जो गैस होगी भैया वही तो दबाव डालेगी। जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक लिया आपने, तो कोल्ड ड्रिंक में जब आप उसे कोल्ड ड्रिंक को हिलाते हो ना तो उसमें प्रेशर बनता है, और जब उसे खोलते देखो झाग बहुत तेज बाहर निकलती है। इसका मतलब क्या है? क्या कहना चाहते हो अब इसका? इसका मतलब ये कहना चाहते हो सर कि जो कोल्ड ड्रिंक में जो लिक्विड है ना उसके अंदर आपने CO2 घोल दी। CO2 जब घोल दी तो CO2 ने क्या किया? उस लिक्विड पे प्रेशर डाला। अब जब लिक्विड पे उसने प्रेशर डाला है तो इससे क्या होगा सर? लिक्विड पे कौन प्रेशर डालेगा? गैस प्रेशर डालेगी, CO2 प्रेशर डालेगी। तो गैस का मतलब भी हो जाएगी, क्योंकि गैस यहाँ भी है, विलेय है। तो आपने कहा विलेयता जो होगी, मतलब जो चाइबी होगी, भैया गैस की तो द्रव में विलेयता है, तो जो गैस की विलेयता चाइबी होगी वो हमारी विलायक या विलयन की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होगी। क्या होगा? आंशिक दाब के समानुपाती होगी।
समझ गए आप? किसके आंशिक दाब के? भैया गैस डालेगी तो गैस का ही तो आंशिक दाब होगा, द्रव का थोड़ा ना होगा। द्रव थोड़ा ना दाब डाल रही है, गैस दाब डाल रही है तो गैस का ही दबाव होगा। तो मैंने कहा जो पीबी होगा, पीबी का मतलब गैस का जो आंशिक दाब होगा वो चाईबी के बराबर होगा, मतलब सर बी की विलेयता मतलब गैस की विलेयता के बराबर होगा। तो मैंने कहा ये समानुपाती का मान हटाएंगे तो एक बराबर आएगा, बराबर आएगा तो उसके लिए कांस्टेंट आएगा। अगर हेनरी जी ने दिया है तो फिर केएच आएगा, केएच का मतलब हेनरी नियतांक आएगा प्यारे बच्चों। ओके, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगर पीबी बराबर केएच इंटू क्या हो जाएगा, चाईबी हो जाएगा, तो हम समझ लेते हैं इसमें कौन क्या क्या है। जहां जैसे क्या आया सर, पीबी बराबर आया केएच इंटू चाईबी आया, क्या आया, केएच इंटू चाईबी आ गया। ये हमारा आपने प्रूफ करके दिखाया है। अच्छा, जहां क्या क्या है जरा बता दीजिए। तो जहां जहां पीबी हमारा क्या है, केएच हमारा क्या है और चाईबी हमारा क्या है, ये तीनों है क्या, इसके बारे में जरा बता दीजिए। तो जो पीबी है वो गैस का आंशिक दाब है, क्या है, गैस का आंशिक दाब है। गैस का क्या है, आंशिक दाब है, क्योंकि गैस ही तो है जो घुल रही है, तो गैस का आंशिक दाब हो गया। सर केएच क्या होगा, एच का मतलब सर होता है हेनरी और के का मतलब होता है नियतांक, तो ये हो गया हेनरी नियतांक। क्या हो गया, हेनरी नियतांक हो गया। बिल्कुल सही बात। चाईबी यहां क्या है सर, चाईबी यहां विलेयता को दिखा रहा है, तो हम बोलेंगे गैस की विलेयता, गैस की विलेयता है। क्या हो गई, गैस की विलेयता हो गई प्यारे बच्चों। गुब्बारा में कौन सा गैस, अरे एक मुंह से फुलाते हो तो CO2 भर देते हो, हीलियम भी भरी जाती है, तो अलग अलग गुब्बारे में अलग अलग गैस भरी जाती है, गुब्बारे में कौन सी गैस। कभी कभी तुम लोग ना मजा करने लगते हो, मजा 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 करने लगते हो, समझ रहे हो ना, मजा मजा करने लगते हो, मजा मजा। आओ अच्छा, ग्राफ जरा समझ लेते हैं इसका, ग्राफ जरा समझ लेते हैं। सर ग्राफ कैसे आप इसको समझाएंगे, आओ जरा ग्राफ समझा देते हैं। तो ये ग्राफ से भी समझना पड़ेगा, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। तो ग्राफ से अगर आप समझाएं तो ग्राफ से कैसे समझाएंगे, जरा वो समझाते हैं। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ किसके बीच बनेगा, तो आप कहोगे जो ग्राफ बनाएंगे आप वो पीबी और चाईबी के बीच बनाएंगे। तो मान लीजिए ये वाली जो लाइन है, जो वाई एक्सिस है वो हमारा दाब को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारा वाई एक्सिस है प्यारे बच्चों वो हमारा दाब को बता रहा है, जो एक्स एक्सिस है हमारा चाई का मतलब मोल प्रभाज को बता रहा है, मान लो मोल प्रभाज को बता रहा है, मोल प्रभाज को बता रहा है। अच्छा सर ये कहना क्या चाहते हैं कि जो ये कांस्टेंट होगा ना, कांस्टेंट इसकी वैल्यू कभी भी बदलेगी नहीं, यही कह रहे हैं कि जो KH होगा ये कांस्टेंट है, हेनरी नियतांक है, और ये अगर नियतांक है तो इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। सबसे पहली बात ये है, अभी 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 के लिए प्रेजेंट टाइम के लिए समझ में आ रहा कि सर प्रेजेंट टाइम के लिए इसकी वैल्यू क्या नहीं बदलेगी, क्योंकि हमारे आनंद सर सिखाते हैं और आप भी प्यारे बच्चों जानते हो और हमने भी सिखाया है कि जो कांस्टेंट होता है उसे नियतांक कहते हैं, मतलब नियत अंक। नियत अंक का मतलब वो बदलेगा नहीं, स्थिर है, रुका हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आप सर कहीं पर भी देखो, मान लो, मानते हैं आ जाओ, मान लो आपने यहां और यहां देखो, सॉरी आपने वैल्यू, मान लो आपने वैल्यू ली, आइए जरा वैल्यू लेते हैं, आपने लिया इस जगह पर, तो यहां इस जगह पर मतलब 1 1 पे देखा, 1 1 पे, तो 1 1 पे जो आएगा वो कुछ यहां आएगा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आएगा, पहले जो सीधे ग्राफ समझते हैं, इसका जो ग्राफ आएगा वो सीधे की सीधे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सीधे सीधे की सीधे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्यों, आप क्यों कहोगे सर, सिंपल सी बात आप ये समझिए, मैं आप क्यों आपका जवाब देता हूं। सर अगर यहां पर देखोगे तब भी एक वैल्यू समान रहेगी, यहां देखने जाओगे तब भी वैल्यू समान रहेगी, ऊपर और जाओगे तब भी ये वैल्यू समान रहेगी। मतलब क्या है, मतलब क्या है, अगर सर चाईबी की वैल्यू 1 होगी तो दाब की वैल्यू भी 1 होगी, चाईबी की वैल्यू 2 होगी तो दाब की वैल्यू भी 2 होगी, अगर चाईबी की वैल्यू 3 हो जाएगी तो दाब की वैल्यू भी 3 हो जाएगी, मतलब समान अनुपात में होगा। अगर मोल प्रभाज बढ़ाओगे तो सर दाब भी बढ़ जाएगा, मोल प्रभाज बढ़ाओगे दाब बढ़ जाएगा, मोल प्रभाज बढ़ाओगे दाब बढ़ जाएगा। तो मतलब ये क्या कहना चाहते हो, ये आप ये साफ साफ कह रहे हो कि सर जो इसकी ग्राफ की लाइन आएगी वो एकदम सीधी लाइन आएगी, एक स्लोप आएगा। ये क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो आप आप कहोगे सर प्यारे बच्चों ये जो है इसे स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लोप। स्लोप का मतलब होता है ढाल। क्या होता है, ढाल होता है। तो जो स्लोप आई है, ये जो ढाल आई है, यही हमारी KH को बताती है। क्या बताती है, KH को बताती है। आ गई ना,
मैंने कहा कि जो स्लोप बनाई है आपने, जो ढाल बनाई है, ये जो ढाल बनी है ग्राफ की, ये जो स्लोप ढाल है, ये हमारे KH के मान को प्रदर्शित करती है। बस इतना ही हेनरी का नियम है और कुछ हेनरी का नियम नहीं है। बोलोगे सन 1803 ईस्वी में वैज्ञानिक हेनरी ने क्या बताया? देखो, सन 1803 ईस्वी में वैज्ञानिक हेनरी ने गैसों की द्रव में विलयता पर दाब के प्रभाव के अध्ययन के बारे में बताया कि किसी गैस की द्रव में विलयता विलायक या विलयन की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होती है। मतलब जो पीबी होता है, जो आंशिक होता है गैस का, वो उसी के विलयता के समानुपाती होता है। मतलब जो बी का जो आंशिक दाब है वो बी की विलयता के समानुपाती होगा। मतलब सर पीबी बराबर कांस्टेंट आएगा, एक बराबर आएगा तो कांस्टेंट आएगा, KH आएगा। जहां कौन क्या क्या है आपने बता दिया। पीबी हमारा गैस का आंशिक दाब है, KH हमारा हेनरी नियतांक हो गया और चाय भी हमारी गैस की विलयता हो गई। प्यारे बच्चों, ग्राफ समझे? अगर ये दाब है और ये मोल प्रभाज है तो आपने कहा अगर मोल प्रभाज की वैल्यू 1 रखोगे तो दाब का मान भी 1 होगा, तो ये पॉइंट आएगा। मोल प्रभाज की वैल्यू 2 आएगी तो दाब की वैल्यू भी 2 आएगी, ये आएगा पॉइंट। मोल प्रभाज की वैल्यू 3 आएगी तो दाब की वैल्यू भी 3 आएगी, ये वाला पॉइंट आएगा। और जब तीनों पॉइंटों को मिलाओगे तो एक लाइन बनेगी, एक ढाल बनेगी। ये जो ढाल है, ये जो स्लोप है, यही KH को प्रदर्शित करती है, KH के मान को बताती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आती है सर इससे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, क्या क्वेश्चन पूछेंगे? तो क्वेश्चन यहां से दीर्घ उत्तरी पूरा का पूरा पूछा जाता है। द्रव में गैस की विलयता के संबंध में हेनरी के नियम का उल्लेख करें एवं इसकी प्रमुख उपयोगिताओं को लिखें। तो आपने हेनरी का नियम तो समझ लिया कि क्या होता है हेनरी का नियम, वहां तक आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद उपयोगिताओं में आ जाते हैं कि उपयोगिताओं को कैसे हमको रिप्रेजेंट करना है। तो उपयोगिताओं में देखो, पहले सीमाएं जान लो। सीमाएं, क्या सीमाएं होनी चाहिए? तो सीमाओं के लिए पहला पॉइंट है ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। क्या? ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। क्यों सर? अगर टेम्परेचर आप कम कर दोगे तो विलयता बढ़ जाएगी, बढ़ाना नहीं है। तो गैस की वजह से तो विलयता बढ़ ही रही है, तो टेम्परेचर कम कर दोगे और विलयता बढ़ जाएगी। तो उन्होंने कहा पहला पॉइंट कि ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए और दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। 2 पॉइंट ये याद रखना है कि ताप जो है हेनरी के नियम के लिए अगर आपको फॉलो कराना है तो गैस, जो पूरा का पूरा गैस और द्रव लोगे, उस पूरे का टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। और जो आप दाब लगाओगे, जो आप गैस का दाब लगेगा, उस दाब का मान भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, गैस की द्रव में विलयता कम होनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन में कम हो गई। टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए, तो टेम्परेचर अगर कम नहीं होगा तो विलयता क्या होगी? कम होगी। क्योंकि अगर देखो हमने बताया था अगर टेम्परेचर कम होगा तो विलयता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये बात बताई थी ना। और प्रेशर के लिए क्या बताया था? अगर सर प्रेशर बहुत ज्यादा लगा दोगे तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि गैस की द्रव में विलयता कम होनी चाहिए, कम करनी है। तो कम कैसे करोगे? तो आप कहोगे अगर सर कम करनी है तो टेम्परेचर को कम क्या करोगे प्यारे बच्चों? टेम्परेचर को ज्यादा कर दोगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, यही है ना। टेम्परेचर को कम कर दोगे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और प्रेशर को ज्यादा कर दोगे तो सॉल्युबिलिटी, अगर प्रेशर को भी कम कर दोगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब दोनों पॉइंटों को समझो जरा, इन दोनों पॉइंटों को यहां पकड़ के चलो। मैंने कहा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, और प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा रखना है और प्रेशर कम से कम रखना है। और इसी बात को उन्होंने उल्टा कह के बोला कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो मतलब बहुत कम नहीं होना चाहिए, प्रेशर कम हो मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। देखो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। इस तीसरे पॉइंट से पकड़ के चलो, तीसरे पॉइंट से कि अगर गैस की द्रव में विलयता कम करानी है, कम विलयता करानी है, तो कम कैसे होगी? तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। और कम कैसे होगी? जब प्रेशर कम होगा। तो मतलब क्या है? प्रेशर कम हो मतलब सर बहुत ज्यादा ना हो, और टेम्परेचर ज्यादा हो मतलब बहुत कम ना हो। तो उसी बात को उन्होंने बोला ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, कम हो मगर बहुत कम नहीं होना चाहिए, और दाब ज्यादा हो मगर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप प्रेशर बढ़ा सकते हो मगर बहुत प्रेशर नहीं बढ़ा सकते, टेम्परेचर घटा सकते हो मगर बहुत घटा नहीं सकते। ओके, अब किस बलून की बात करो ये मुझे बताओ। अब जो मुंह से फुलाओगे उसमें CO2 ही बहेगी, उसके अलावा भी कई अन्य गैसें भी जाएंगी जो आप वायुमंडल से लेते हो। ओके, आओ उपयोग, यहां से उपयोग भी पूछे जाते हैं, इसे उपयोग पर भी ज्यादा चर्चा आपको करनी है। ठीक है, उपयोग पर भी ज्यादा चर्चा आपको करनी है। तो एक पॉइंट और एक बात समझ लेते हैं, ये पॉइंट जल्दी आप पाओगे नहीं मगर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर देखो प्यारे बच्चों टेम्परेचर ज्यादा होगा,
टेम्परेचर ज्यादा होगा, बहुत आराम आराम समझना। टेम्परेचर, चाइबी और केएच की बात कर रहे थे। एक कोई कहता है, कोई एक बच्चा मुझसे ये कहता है, सभी बच्चे मुझसे ये कहेंगे, प्यारे बच्चों यही कहोगे सर जो केएच होता है ना वो कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट को कभी बदलना नहीं चाहिए। मगर ये शर्त थोड़ा सा झूठी हो जाती है, खत्म हो जाती है, गलत हो जाती है। केमिस्ट्री में जानते हो अपवाद भरे पड़े हैं। तो अगर मैं क्या करूं, टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो हमारी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो विलेयता कम हो जाएगी। अगर प्यारे बच्चों यहां से अगर पीछे आप देखें, अगर विलेयता अगर विलेयता कम होगी, विलेयता क्या होगी, कम होगी, तो केएच उतना ज्यादा होगा। कैसे देखो, अगर मैंने कहा 2 गुने 4 है, यहां 2 है, केएच का मान 2 है, चाइबी का मान 4 है। अगर मैंने इसको 2 कर दिया तो वापस ये 4 हो जाएगा ना। मैंने कहा ये केएच का मान कितना है 2, चाइबी का मान कितना है 4, और वो कह रहे हैं कि अगर चाइबी घटा दो, तो मैंने चाइबी को 2 कर दिया, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, केएच कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब यहां से एक बात पता चली सर, पहली बार ये एक बात पता चली कि आपने क्या किया, कांस्टेंट की वैल्यू भी बदल दी। जो कांस्टेंट होगा, अगर हम टेम्परेचर का प्रभाव कर रहे हैं, ताप बढ़ा रहे हैं, तो विलेयता सीधे सीधे कम हो जाएगी। मगर जो हमारा केएच का मान है, हेनरी नियतांक का मान है, वो भी हमारा बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर और प्रेशर बराबर हो जाए, ये कैसे हो सकता है? क्या बराबर करना, क्या कहना चाहते हो तुम, कहना क्या चाहते हो भाई? टेम्परेचर और प्रेशर बराबर हो जाए मतलब क्या कहना चाहते हो? मुझे तो ये बताओ, 1 केल्विन, ये कहना चाहते हो 1 केल्विन और 1 वायुमंडल, ये कहना चाहते हो क्या? हाँ, ये कहना चाहते हो क्या? अरे बराबर कर दो, कोई बात नहीं, तो केएच की वैल्यू 1 आ जाएगी, कौन सी बात है? अगर टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बराबर कर रहे हो, अरे कुछ भी, टेम्परेचर को स्थिर रखो बस, उससे मतलब नहीं है तुमको। इस कंडीशन के लिए टेम्परेचर स्थिर होना चाहिए, बस ये जानो। समझ में आई बात? अगर हेनरी का नियम लगाना है तो टेम्परेचर स्थिर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर में कुछ भी गड़बड़ी की तो विलेयता भी बदल जाएगी और तुम्हारा हेनरी नियतांक तो फिर काम खत्म ही हो जाएगा। विलेयता क्या होता है सर? ओह ओ भैया, कहां कहां थे, विलेयता कहां? विलेयता क्या होती है कितनी बार जानोगे? दूसरे लेक्चर में ही हमने तुमको विलेयता के बारे में बताया है। इस चैप्टर का जो दूसरा लेक्चर है, विलियन का जो दूसरा लेक्चर, उसको देखो, उसमें देखो लिखा हुआ है विलेयता के बारे में। क्या लिखा हुआ है? किसी निश्चित ताप पर या विलेय की, या किसी निश्चित ताप पर विलेय की वह निश्चित मात्रा जो 1000 ग्राम विलायक में घुल सके, क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। उसके आधार पर मैंने 3 विलियन आपको बताए थे, संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन और अति संतृप्त विलियन। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड की बात की थी। ओके ठीक, तो अनुप्रयोग में चलते हैं। अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग है, मृदु पेय तथा सोडा वाटर में विलेयता के लिए उच्च दाब पर CO2 घोली जाती है। उच्च दाब पर क्यों सर? ज्यादा दाब होगा, अभी तो आपने किया कि सर अगर ज्यादा दाब होगा तो विलेयता भी ज्यादा होगी। तो यही कहा जा रहा है कि जो मृदु, मतलब जिसे आप सोडा वाटर कहते हो या कहते हो मृदु, का मतलब क्या है? मृदु पेय। मृदु पेय का मतलब क्या होता है बताओ जरा? मृदु पेय का मतलब कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं वो, कोल्ड ड्रिंक की। जो कोल्ड ड्रिंक आपकी होती है ना, कोल्ड ड्रिंक, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक जो होती है, कोल्ड ड्रिंक में क्या किया जाता है? विलेयता बढ़ाने के लिए उच्च दाब पर CO2 घोली जाती है। मतलब क्या कह रहे हो सर? अगर हमारी कोल्ड ड्रिंक ठंडी पड़ गई, हमारी कोल्ड ड्रिंक ठंडी है तो ज्यादा मीठी लगेगी, और अगर गर्म है तो बेस्वाद लगेगी। क्या सही कह रहा हूं क्या? बोलो, क्या सही कह रहा हूं क्या? कि अगर ठंडी रहती ना तो स्वाद में ज्यादा अच्छी लगती पीने में, और वहीं थोड़ा गर्म हो जाए, अरे कहां इसको दे दियो गरम गरम कोल्ड ड्रिंक, ठंडी तो एकदम चिल्ड वाली दो, एकदम चिल्ड वाली, मजा आ जाए। कहते सर ठंडियों में आप कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हो, वाह, सही कह रहा हूं ना? सही बात है ना? तो उच्च दाब विलेयता बढ़ाने के लिए, केवल विलेयता बढ़ाने के लिए खूब प्रेशर के साथ उसके अंदर CO2 भरी जाती है। समझ रहे हो ना? इतनी प्रेशर से भरी जाती है, क्या हो, जिससे विलेयता बढ़ जाए, मतलब जो आपकी CO2 है वो ज्यादा घुल जाए, या उसके अंदर जो आपने चीनी डाली है, जितने भी विलेय पदार्थ डाले हैं, सब ज्यादा के ज्यादा घुल जाए। और ज्यादा घुलेंगे तो ज्यादा अच्छी लगेगी पीने में। समझ रहे हो ना? तो पहला प्रयोग समझ गए कहां होता है? पहला प्रयोग होता है सोडा वाटर में विलेयता बढ़ाने के लिए उच्च दाब पर CO2 गैस भरी जाती है, सबसे पहला प्रयोग है। और दूसरा, आओ, गोताखोर श्वास लेने के लिए 56.2% नाइट्रोजन,
32.1% ऑक्सीजन और 11.7% हीलियम के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। और यहां पर भी क्या है, यहां पर भी क्या है, हेनरी का नियम ही कार्य कर रहा है प्यारे बच्चों। क्यों, क्या, कैसे, क्या होता है जरा बताते हैं। देखो क्या होता है कि जब आप ऑक्सीजन गैस ले जाते हैं साथ में, तो क्या होता है, नाइट्रोजन भी साथ में जाती है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण, देखो आज से कुछ समय पहले, या आप कह सकते हो कि 10 साल पहले या 5 साल पहले, जब गोताखोर जो होते हैं ना, वो जब डाइविंग करते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, खोज करते हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर बांधते हैं और मास्क लगाते हैं। तो जब वो नीचे जाते थे, तो ध्यान सुनना, जब वो नीचे जाते थे तो उनके रक्त में जो ऑक्सीजन घुलती थी, जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते थे, हीमोग्लोबिन होता है रक्त में, और जब ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है तो वो क्या बनाती है, ऑक्सीजन से मिलके, जो ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है वो हीमोग्लोबिन, रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। अगर जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है तो आप कहोगे सर जब हम नीचे जाते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर लगता है। क्यों भैया, जब हम नीचे पानी के अंदर नीचे जाएंगे तो हमारे ऊपर पानी का प्रेशर लगेगा, जितने नीचे जाएंगे उतना प्रेशर पानी का बढ़ता जाएगा। तो जब पानी का प्रेशर बढ़ता है तो हमारे अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा घुल जाती है। सही कह रहा हूं ना, क्योंकि अभी तो आपने कहा सर कि अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो आपके अंदर गैस की विलेयता बढ़ जाएगी। तो जो हमारे रक्त में, रक्त कैसा है, लिक्विड में, तो जो हमारा रक्त है ना सर, उसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। तो जब ऑक्सीजन गई तो हीमोग्लोबिन से मिल गई, तो बना ली ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जब हम पानी के अंदर डाइविंग करते हैं तो जो हमारे पीठ पे जो सिलेंडर बंधा है उसके अंदर जो ऑक्सीजन गैस थी वो ज्यादा तेज घुलने लगी। क्यों, विलेयता बढ़ गई ना, जब आपने दबाव डाला मेरे ऊपर तो विलेयता बढ़ गई। तो क्या हुआ इससे, सर जब नीचे गए तो विलेयता बढ़ गई। अब हम ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन इसलिए ले जाते थे ताकि ऑक्सीजन जो है बहुत देर तक चल सके। क्यों, क्योंकि अशुद्ध मिले, अशुद्ध अगर मिला दे, किसी चीज की अशुद्धियां मिला दे तो हमारी विलेयता घट जाती है। ये हमें आपने पीछे पढ़ाया था, या हम जानते भी हैं कि अगर किसी चीज की आप अशुद्धि मिला दे तो उसकी विलेयता ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, मतलब वो धीरे धीरे घुलेगा, कम घुलेगा। सिंपल सी बात है, जो प्योर होगा वो जल्दी घुलेगा, जो अनप्योर होगा वो कम घुलेगा, जो शुद्ध होगा वो जल्दी घुल जाएगा, अच्छा घुलेगा, जो अशुद्ध होगा वो कम घुलेगा, खराब घुलेगा। ये बात तो हमको पता है सर। तो नाइट्रोजन ले जाते थे ताकि हमारी ऑक्सीजन की विलेयता कम हो जाए। तो नाइट्रोजन लेकर गया, वो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले जाने लगा, और जब नीचे डाइविंग किया वो, तो डाइविंग किया तो नीचे चला गया, तो धीरे धीरे हमारे अंदर O2 की विलेयता बढ़ गई, ऑक्सीजन हमारे अंदर धीरे धीरे बढ़ गई विलेयता। और जब वो ऊपर आता था तो आप, सिंपल सी बात है, जब आप पानी में नीचे जाते हो तो धीरे धीरे जाते हो, मगर जब आप ऊपर आओगे तो स्पीड से आओगे, तेज आओगे, और जब तेज आओगे तो उसी तेज के कारण आपकी क्या होगी, प्रेशर घटेगा, और अगर तेजी से प्रेशर घटेगा तो आपकी विलेयता भी तेजी से घटेगी। अब ऑक्सीजन की विलेयता अगर तेजी से कम होती है तो क्या होता है, कहीं कहीं रक्त में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते थे, बुलबुले, कहीं कहीं बुलबुले बन जाते थे नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन गैस के कहीं कहीं बुलबुले बन जाते थे। उस बुलबुले के कारण क्या होता था, उसे क्या होता था, देखो लिखा हुआ है, फेफड़ों में वायु के साथ उच्च दाब पर O2 रहती है जो रक्त के हीमोग्लोबिन से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ये अगला पॉइंट लिखा हुआ है। ये पॉइंट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैं आपको समझा सकूं कि जो आपके अंदर हार्ट में जो हीमोग्लोबिन चल रही, जो रक्त का प्रवाह चल रहा है, उसमें क्या हमेशा ऑक्सीजन जो करेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी उच्च दाब पर। मगर आप जब ऊपर आए तो वो दबाव कम हो गया, पानी का दबाव कम हो गया, प्रेशर कम हो गया। जब तेजी से प्रेशर कम हुआ तो आपका जो विलेयता है तेजी से कम हो गई, ऑक्सीजन की जो घुलने की क्षमता थी वो तेजी से कम हो गई। तेजी से कम होने का नाइट्रोजन के कहीं कहीं बुलबुले बन गए। जब नाइट्रोजन कहीं कहीं बुलबुले बन गए तो वो बुलबुले जब आपके हार्ट से होकर गए, दिल से होकर निकले, तो क्या हुआ कि वो जो बुलबुले थे उसने क्या किया, हार्ट अटैक की बीमारी कर दी। तो जो डाइविंग करते थे लोग उनको हार्ट अटैक की समस्या आने लगी, या हार्ट अटैक से ज्यादा मरने लगे लोग। उसी चीज को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, हीलियम की भी कुछ मात्रा, देखो हीलियम की भी कुछ मात्रा, यहां से देखो 11.27% लगभग हीलियम की भी मात्रा डालने लगे ताकि और गैस की विलेयता कम हो जाए, ज्यादा ऑक्सीजन ना घुलने पाए। अभी इसको और समझाऊंगा कि ज्यादा ऑक्सीजन घुलने से होता क्या है। आखिर जो जाता है डाइविंग करने, उस पर जब प्रेशर पड़ता है तो बहुत तेज उसके माइंड में ऑक्सीजन, देखो अगर रक्त में घुलेगी तो माइंड पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि वो रक्त रक्त का संचालन तो माइंड में भी होता है, पूरी बॉडी में हो रहा है, तो माइंड क्या करेगा, बहुत तेज प्रेशर झेलेगा। तो उस कारण से उसे क्या जल्दी वापस आना पड़ेगा, माइंड इंडिकेट करेगा भैया बहुत तेज प्रेशर हो रहा है, मैं सांस फूल रही है, चलो निकलो बाहर। तो वहां पर क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है कि क्या इससे क्या होता है, हीलियम ले जाने से ये क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा घुल रही थी अब वो कम घुली। जैसे हम यहां रहते हैं मान लो बाहर, तो यहां बाहर क्या है, केवल एक वायुमंडल का प्रेशर लग रहा है, 760 mmHg लग रहा है। पानी के अंदर जाएंगे तो 760 mm का प्रेशर तो लगेगा, उसके साथ पानी का भी प्रेशर लगेगा। तो वो
बढ़ गया, जिससे ऑक्सीजन हमारे अंदर ज्यादा घुल गई, तो माइंड की नसें फट जाएंगी। नसों में तो हीमोग्लोबिन है, तो नसें फट जाएंगी। फटने ना पाए तो नाइट्रोजन डाल दी, अब जब नाइट्रोजन डाल दी तो बुलबुले बन गए, तो नाइट्रोजन भी बुलबुले ना बना पाए, इसलिए मैंने साथ में हीलियम भेज दी। हीलियम हल्की गैस होती है, हाँ सबसे हल्की नहीं होती, सबसे हल्की हाइड्रोजन होती है, मगर दूसरे नंबर पे तो हीलियम ही आती है। तो हीलियम को मैंने घोल दिया, उस हल्केपन के कारण क्या हुआ, उसने नाइट्रोजन के बुलबुलों को समाप्त कर दिया। ओके, समझ गए ना। अब ज्यादा घुलने से होता क्या है, एक कारण मैंने कहीं सवाल सुना था, उस सवाल को मैंने यहां मेंशन किया है। मेंशन ये किया है कि किसी ने मुझसे पूछा था 1-2 साल पहले क्लास में, एक प्यारी सी बच्ची थी, उससे पूछा था कि सर जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं और जो समुद्र के आसपास लोग रहते हैं, किन में सोचने की क्षमता ज्यादा होती है, कौन ज्यादा बौद्धिक क्षमता वाले होते हैं, किन में ज्यादा सोचने की क्षमता होती है, कौन ज्यादा सोच सकते हैं। ये बढ़िया सवाल आया। तो एक बुक में मैंने पढ़ा भी उसे, तो बुक में पढ़ने पर यह मिला, बुक में पढ़ने पर कुछ नहीं मिला, एक बात मुझे मिली कि जो ऊंचाई, अधिक ऊंचाई वाले, देख लो क्या लिख दिया यहां, ठीक है, जो अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर O2 का आंशिक दाब कम होता है, जिससे वहां पर रहने वाले व्यक्तियों को इसकी सोच स्पष्ट नहीं होती। मतलब वहां पर जो O2 का आंशिक दाब है वो कम रहता है, तो उनके माइंड में ऑक्सीजन कम घुल पाती है, और ऑक्सीजन कम घुलने के कारण वो ज्यादा बौद्धिक रूप से सोच नहीं सकते, स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते। कोई भी डिसीजन लेना होता तो बहुत जल्दी डिसीजन वो नहीं ले सकते। तो जो समुद्र तल के आसपास रहते हैं उनमें ज्यादा ऑक्सीजन घुलती है, जो ऊंचाई पर रहते हैं उनमें कम ऑक्सीजन घुलती है। तो कहां रहने वाले व्यक्तियों की सोच ज्यादा अच्छी होती है। अब आप कहोगे सर केरल की साक्षरता दर सबसे ज्यादा क्यों है, सबसे ज्यादा यहां पर सवाल उठता है कि सर केरल की साक्षरता दर सबसे ज्यादा होने का कारण क्यों है। तो यही कारण है कि वहां के लोगों में जो ऑक्सीजन घुलती है वो एक अच्छे लेवल पर घुलती है, क्योंकि वहां का जो प्रेशर है वो सामान्य है, अच्छा प्रेशर है, ऑक्सीजन को घुलने के लिए बहुत अच्छा प्रेशर है वो, क्योंकि सामने समुद्र है, जल पर प्रेशर। देखो समुद्र तल से तो ऊंचाई मापते हैं, अगर कहीं की ऊंचाई मापनी है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापनी है, किसी पहाड़ की ऊंचाई मापनी है, जहां आप रहते हो अगर इसको मापना है, तो देखो कहीं कहीं स्टेशनों पर जो स्टेशन के नाम लिखे होते हैं उनके नीचे लिखा होता है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतने 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 किलोमीटर है या इतने 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 मीटर है। तो मतलब क्या है कि सर केरल जो है वो एकदम समुद्र के किनारे है, और सबसे कह सकते हो एकदम समुद्र तल के एकदम पास बसता है। तो वहां पर जो O2 का आंशिक दाब है अधिक है, तो अच्छे तरीके से ऑक्सीजन माइंड में घुलती है, हीमोग्लोबिन में घुलती है, हीमोग्लोबिन में घुलती है तो अच्छे तरीके से क्या होता है, रक्त प्रवाह होता है। तो माइंड जो है, माइंड जो काम करने की जो क्षमता उसकी बढ़ जाती है। हाँ, इस बीमारी को एनॉक्सिया भी कहते हैं। सही बात, बिल्कुल सही। ओके, समझ में आ गया सभी पॉइंट। आओ जरा सवाल देख लेते हैं। लिखा है यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में प्रवाहित किया जाए, N2 गैस, तो आपने कहा दिया है जो हमारी N2 गैस है वो हमारी B है, और जल में प्रवाहित कर रहे हो तो जो H2O हमारा है वो हमारा A है। तो 1 लीटर जल में, 1 लीटर का मतलब सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा 1 लीटर का दिया हुआ है, ठीक है। कितने मिलीमोल N2 गैस विलेय होगी, कितने मिलीमोल आखिर N2 गैस उसके अंदर घुल जाएगी। मोल निकालने वो भी मिली में, मिली का मतलब हजार में, मिली का मतलब होता है 1000 ना, अच्छा मोल है तो मोल है, मिली निकालने तो 1000 से गुणा मार दो तो वही काम कर लेंगे। N2 का आंशिक दाब दिया है, मतलब सर पीबी जो हमारा दिया है वो हमारा 0.987 बार दिया है, और N2 के लिए जो KH का मान दिया है प्यारे बच्चों वो हमारा 76.48 किलो बार दिया है। सबसे पहले क्या करो, किलो बार को बार में भी चेंज कर लो, तो KH बराबर आ जाएगा 76.48 गुणे 10 की घात 3 बार हो जाएगा। सबसे पहले यही काम हमने कर लिया, किलो बार को बार में चेंज कर दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं। हल के लिए मुझे क्या चाहिए, आप जानते हो सर हल के लिए क्या होता है सर, पीबी बराबर क्या होता है, KH इंटू चाई बी होता है। तो आपको चाई बी की जरूरत पड़ेगी, चाई बी की जरूरत पड़ेगी। अब चाई बी की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, मोलर वेट ऑफ बी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, मोलर वेट ऑफ बी। वेट ऑफ बी तो मुझे लगता दिया नहीं, मोलर वेट ऑफ बी चाहिए, मगर मुझे वेट ऑफ ए भी, वेट ऑफ बी भी नहीं दिया है। आप कैसे लगाओगे, आप कैसे लगाओगे, देखो सोचो। चाय भी निकाल लिया जाए,
तो चाय भी कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे सर चाय भी बराबर हो जाएगा पीबी अपॉन में के एच हो जाएगा। पीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर पीबी जो हमारा है 0.987 अपॉन में क्या हो जाएगा? 76.48 हो जाएगा। 76.48 गुने 10 की घात 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहां से जो चाय भी हमारा निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा प्यारे बच्चों? ये आएगा 1.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5 आएगा। इतना तो मैंने आपसे बता दिया, ठीक है। तो चाय भी कितना आएगा? 1.29 इंटू 10 टू पावर माइनस का 5 आ जाएगा। अच्छा सर, निकालना क्या है? N2 के मिलीमोल निकालने हैं। देखो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 है, तो N2 के मिलीमोल निकालने हैं। अब N2 के मिलीमोल निकालने हैं तो पहले N2 के मोल पता होना चाहिए। अच्छा, N2 के मोल जानने के लिए एक बात काम करें, जरा एक काम करते हैं, जल के तो मोल निकाल लेते हैं ना। कैसे निकालेंगे? सर मुझे पता है 1 लीटर में 1000 ग्राम होते हैं। ये पता है कि 1 लीटर जल जो होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो मोलर तो वेट ऑफ बी, सॉरी, तो जो हमारा वेट ऑफ बी आ गया वो हमारा 1000 ग्राम का आ गया। आराम आराम समझना, बहुत धीरे धीरे। सर 1 लीटर जो है 1000 ग्राम के, या 1 लीटर जो है 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो मैंने कह दिया जो वेट ऑफ बी आएगा वो 1000 ग्राम आएगा। और मोलर वेट ऑफ बी कितना होता है? तो आपने कहा मोलर वेट ऑफ बी जो होता है वो 18 होता है। तो मोल्स ऑफ बी कितना आ जाएगा? अच्छा बी लिख गया क्या? सॉरी, वेट ऑफ ए होगा। वेट ऑफ ए कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम का हो जाएगा। तो मोलर वेट ऑफ कितना, वेट ऑफ ए कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 18 हो जाएगा। तो मोल्स ऑफ ए कितना हो जाएगा? 1000 बटे 18, मतलब सिर्फ 55.56 आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ। तो चाय भी क्या होता है? आप कहोगे सर चाय भी जो होता है वो मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ बी प्लस का मोल्स ऑफ ए होता है। क्योंकि सर अगर बी का मोल प्रभाव निकालोगे तो बी के मोल ऊपर बटे कुल मोल नीचे हो जाएंगे। तो 1.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, इसको उधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ बी बराबर 1.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5 गुने में हो जाएगा मोल्स बी प्लस का 1.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5 हो जाएगा मोल्स ऑफ ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ ए हो जाएगा। अब मोल्स ऑफ बी इधर है, उधर से इसको भी बुला लो, 1.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5 इंटू मोल्स ऑफ बी, और इधर क्या हो जाएगा? 1.29 इंटू 10 टू पावर माइनस का 5, और मोल्स ऑफ कितने आए थे? 55.56 आए थे। ठीक, अब जरा देखो जरा ध्यान से, क्या आया है? सर आया है मोल्स ऑफ बी माइनस का मोल्स ऑफ बी इंटू 1.29 इंटू 10 टू पावर माइनस का 5 बराबर 1.29 इंटू 10 टू पावर माइनस का 5 इंटू 55.56 आया है। एक बात ये देखिए, अगर इसको आप सॉल्व करें तो ये है मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी ऐसे लिख देते हैं यहां से, मोल्स ऑफ बी माइनस का मोल्स ऑफ बी इंटू 10 टू द पावर 1.29 इंटू 10 टू पावर माइनस का जो 5 होगा वो लगभग मोल्स ऑफ बी के बराबर ही होगा। क्या, क्यों बोला है? जरा देखो, ये देखो 1.29 इंटू 10 टू पावर माइनस को 5 को देखो, ये इतना छोटा है, 10 टू द पावर माइनस 5 है, मतलब 10 टू द पावर माइनस 5 का मतलब ये बहुत छोटा है प्यारे बच्चों, 10 की घात -5 में है, और यहां पॉइंट लगाया तो अभी 5 और पीछे जाएगा, तो ये इतना छोटा है, तो मैंने इसको कह दिया नगण्य हो गया। क्या हो गया? नगण्य के बराबर हो गया। तो मैंने कहा ये जो नगण्य हो गया, मतलब सर ये नगण्य का मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी का मतलब जीरो, जीरो का मतलब सर मल्टीप्लाई माना तो ये भी जीरो हो गया, तो नगण्य मानने पर केवल ये मोल्स ऑफ बी के बराबर आएगा। तो यहां पर अगर वैल्यू पुटअप करेंगे तो आएगा मोल्स ऑफ बी बराबर मल्टीप्लाई कितना आएगा सर? 7.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4। ठीक है, ये आ गए हमारे मोल। क्या आ गए? हमारे मोल आ गए। अब मिली मोल निकालने हैं, तो क्या करोगे सर? मिली मोल के लिए क्या करोगे? 7.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 और गुने 1000 से गुना मार दिया, तो होगा ये मिली मोल। क्या हो जाएगा? मिली मोल हो जाएंगे। तो 1000 से गुना मारोगे तो मिली हो जाएंगे, तो मोल में 1000 मिली मोल होंगे, तो 1000 से गुना मार दिया, तो फिर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर मोल्स ऑफ बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 1। ठीक है, तो आ जाएगा, सही उत्तर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? आ जाएगा मोल्स ऑफ बी आ जाएगा 0.716 मिली मोल आ जाएगा, मिली मोल आ जाएगा। सर 1000 कहां से आया? अरे भैया 1 लीटर में 1 किलोग्राम, देखो पानी जो होता है
वो 1 लीटर में 1 किलोग्राम के बराबर ही होता है। जितना 1 लीटर होता है उतना ही 1 किलोग्राम होता है। तो 1 लीटर पानी को अगर आप तौलोगे, वेट करोगे, तो वो 1000 ग्राम के बराबर ही होगा, या 1 किलोग्राम के बराबर बोल सकते हो। तो जो 1 लीटर पानी होता है वो 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो मैंने कहा अगर 1 किलोग्राम के बराबर होगा तो मतलब वेट ऑफ ए जो आएगा 1000 ग्राम आ जाएगा। मोलर वेट ऑफ ए हमको पता ही है 18 आएगा H2O के लिए। कैलकुलेट किया, Na की वैल्यू आ गई 55.56, वैल्यू पुटअप किया, कैलकुलेट किया। यहाँ जानते हैं चाय बी बराबर क्या होता है, मोल्स ऑफ बी पता है, मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ ए। भेज दिया उधर, मल्टीप्लाई मारा, बी वालों को एक तरफ बुला लिया। अगर सर बी वालों को एक तरफ बुला लिया तो आपने कहा कि सर ये जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये नगण्य के बराबर है, क्योंकि देखो 10 टू द पावर -5 है, नगण्य के बराबर है। तो इस वैल्यू को नेगलेक्ट कर दिया, नेगलेक्ट। तो ऐसे कर सकते हो, इस वैल्यू को मैंने नेगलेक्ट कर दिया, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, नेगलेक्ट कर दिया। इस एरो का मतलब होता है नेगलेक्ट करना, नेगलेक्ट कर दिया, इसका मतलब एनबी ही होगा, क्योंकि नेगलेक्ट हो गया, खत्म हो गया, कुछ मतलब ही नहीं इसका, तो एनबी ही आएगा। तो इस पूरे की जगह पर हमने एनबी रख दिया, उसका मल्टीप्लाई मारा, 7.16 × 10 पावर -4 मोल आ गए। तो मिली मोल निकालना है तो 1000 से गुना मार दिया, आंसर आपके सामने आ गया। समझे? अरे भैया क्या किया है, 1000 से गुना मारा है, मिली मोल आ गए, और केवल वैल्यू ही तो पुटअप की है, कैलकुलेशन ही तो किया है। फिर से चाहो तो एक बार फिर से देख लो, जो दिया था वो लिख लिया, किलो बार में था तो बार में चेंज कर लिया, 10 की घात 3 से गुना मार के। 1 लीटर पानी था तो मैंने कहा 1 लीटर पानी जो होता है वो 1 किलोग्राम के बराबर ही होता है। तो हमने कहा सर वेट ऑफ ए जो आएगा 1 किलोग्राम आएगा। अगर कम समझ में आ रहा हो तो इसको ऐसे लिख लो, ज्यादा अगर आ जाए तो, अगर ऐसे ही ज्यादा आया तो बोलो 1 किलोग्राम के बराबर होगा, तो 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में। ऐसे समझ लो कि 1 लीटर पानी 1 किलोग्राम के बराबर होता है, मतलब 1000 ग्राम होगा। मोलर वेट ऑफ ए मतलब सर जो H2O का भार आएगा कैसे आएगा, ये भी निकाल के तो दे दे, ले लो। H का 1 होता है, गुने में 2 लोग, ऑक्सीजन का 16 होता है, कैलकुलेट करोगे तो 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा। मोल्स ऑफ ए निकालोगे तो 55.56 55.56 आ जाएंगे। बस अब वैल्यू पुटअप की है मैंने, कैलकुलेट आपको करना है, इतना निकल के आ जाएगा। चाय भी क्या होता है, मोल्स ऑफ बी बटे मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ ए। इन दोनों को इधर भेज दिया, मल्टीप्लाई मार दिया, इनसे इससे इसको भी मल्टीप्लाई मारा, इससे इसको भी मल्टीप्लाई मारा। बी वाले थे, ये भी बी वाला था, तो एक तरफ बुला लिया, ठीक। फिर मैंने कहा इन दोनों को, क्या कहा कि सर ये वैल्यू बहुत छोटी है, तो अगर पूरी वैल्यू को नेगलेक्ट मार दें, नगण्य मार दें, तो केवल एनबी ही होगा। तो पूरी की जगह पर एनबी रख दीजिए, मान निकल के आ गया। मिली में निकालना है, 1000 से गुना मार दीजिए, मिली में निकल के आ जाएगा। ओके ठीक, एक और सवाल देख लो लास्ट, फिर कल की क्लास में बात करेंगे। तो अच्छे से कल बताते हैं, ठीक है। ये सवाल आपको कल बताएंगे ना, इस यहीं से कल शुरुआत करेंगे, ठीक है। हाँ 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 कल कल, ठीक ठीक ठीक, मुझे पता थक गया आप, ठीक। तो अब कल की क्लास में बात करेंगे, इस सवाल की बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी का सबसे प्रचलित ये सवाल माना जाता है, और कई जगह ये पूछा जाता है, चाहे नीट हो चाहे जेईई हो, कई जगह ये पूछा जाता है। ये बहुत प्रचलित सवालों में माना जाता है, हेनरी के नियम में, ठीक है। तो आप जान लेना ये बहुत थोड़ा सा प्रचलित सवाल है, कह सकते हो, बस इसको ज्यादा वोट मिले हैं इस मामले में। तो इस सवाल से शुरुआत करेंगे और आगे की चर्चा कल क्लास में की जाएगी, ठीक है। ओके, इसकी बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे ठोस का ठोस में विलयन, मतलब सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन कैसे हम बना सकते हैं। मतलब जैसे मिश्र धातुएं आप पढ़ते हो ना, मिश्र धातुएं, ठोस का ठोस में तो मिश्र धातुएं बनती हैं, तो ठोस का ठोस में विलयन क्या होता है, कैसे उसके प्रकार जानते हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज की सभा को यहीं तक रखते हैं, कल आएंगे तो कल की सभा को आगे यहीं से बढ़ाएंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, आशा करता हूं अच्छी सी क्लास रही होगी। सिर्फ हेनरी का नियम समझा है, उसके अनुप्रयोग आपको याद करने हैं। अगर सीमा याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी रहेगी, आप सीमा में पेपर में लिख सकते हो कि लघुत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है, 5 नंबर का है, तो 5 नंबर लायक आपको उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, लापरवाही मत कीजिए, समझ रहे हैं ना। कल क्लास मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।